जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग पिछले के वीडियो में स्टार्ट कर चुके थे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को, ठीक है, जो कि जेपीएससी के जो पीटी एग्ज़ाम है उसमें ये जो है टॉपिक पढ़ने के लिए दिया गया है। भूमि संबंधी ये कानून है जो कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत ये जाना जाता है। और पिछले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये जो है ये कब लागू किया गया था, है ना, अंग्रेज़ों के द्वारा 11 नवंबर, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो स्टार्ट हुआ था ये था 11 नवंबर 1908 को। तो डेट जो है आप याद रखिएगा, ये जो अधिनियम है ये कब लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो वो डेट था 11 नवंबर 1908 को। और आप सबों को बता दें कि उसमें हम लोग जो है देख चुके थे कि ये जो अधिनियम है इसके तहत कुल जो अध्याय है, ठीक है, कुल अध्याय, एक सेकेंड, कुल जो अध्याय है हम लोग देखे थे इसमें टोटल 19 अध्याय है, ठीक है। 19 अध्याय का जो है जिक्र इस छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत किया गया है। और कुल यदि धारा का बात किया जाए तो कुल धारा वो है 271, है ना। तो इतने धाराओं का जो है यहाँ पे प्रावधान किया गया है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत। तो ये जो है बेसिकली क्या है कि झारखंड के जो भूमि संबंधी कानून है उसी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो हम लोग पिछले के वीडियो में अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 3 तक जितनी भी धाराएं हैं इम्पोर्टेंट उन सभी को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे जो धारा 4 है, अध्याय जो 4 है उसके तहत जितनी भी धाराएं हैं, महत्वपूर्ण धाराएं, सभी तो हम लोगों को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो आप 271 धाराओं को याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो इससे जो भी महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं उसको केवल हम लोग याद करेंगे और उसके तहत जो भी महत्वपूर्ण जो प्रावधान किए गए हैं उसको केवल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 4 से। इससे पहले यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जा कर के उन जो पहला जो अध्याय है, फिर दूसरा और तीसरा अध्याय के जो वीडियो हैं उड़ान बुक से हम लोग कवर किए हैं उसको जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 4, जिसमें देखिएगा ना तो इसमें रैयत के बारे में डिफाइन किया गया, ठीक है, कि रैयत जो होता है वो कौन होता है और रैयत के अंतर्गत कौन कौन से धाराओं का जो है प्रबंध यहाँ पे किया गया, प्रावधान किया गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए जैसा कि ये जो रैयत है ना, इसके बारे में हम कल के वीडियो में बता चुके हैं कि रैयत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति को शामिल किया जाता है, ठीक है, यानी रैयत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। मतलब खेती करने के लिए वो क्या करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति से भूमि को जो है धारण करने का उसके अंदर अधिकार प्राप्त पहले से हो, तो वो रैयत कहलाता है। तो उसी के बारे में ये जो है आज हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली आप लोग को ध्यान रखना है कि अध्याय 4 में क्या है, रैयत है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अध्याय 4 में क्या जिक्र है, तो अध्याय 4 में रैयत के बारे में बताया गया, ठीक है। अध्याय 4 के अंतर्गत हम लोग धारा नंबर जो 16 है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, धारा नंबर जो 16 है उसमें क्या बताया गया, तो देखिए इसमें बेसिकली जो है क्या बोला गया है कि विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना, इसके बारे में जिक्र किया गया है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि धारा 16 में क्या जिक्र है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना, इसके बारे में बताया गया। इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत ये होता है कि मान लीजिए कि किसी रैयत को, ठीक है, कोई भी एक रैयत है को इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पूर्व, ठीक है, ये जो अधिनियम है ये तो 1908 में लागू किया गया था, तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले, ठीक है, यदि उसके पास उस भूमि का अधिकार प्राप्त हो पहले से, ठीक है, और किसी कारणवश, मान लीजिए किसी कारणवश कोई रैयत 12 वर्ष तक जो है कृषि कार्य वो भूमि पर नहीं करता हो, ठीक है, तो उसके बावजूद भी वो जो भूमि का जो अधिकार है उस रैयत के पास यानी उस किसान के पास वो बना रहेगा, ठीक है, उसमें किसी तरीके से दिक्कत नहीं होगा। तो यही यहाँ पे ये जो विद्यमान अधिभोगाधिकार का जो बना रहना है यही बताता है। तो ये डेट याद रखिएगा कि कोई भी किसान यदि 12 वर्ष तक कृषि कार्य नहीं करता है तो उसके बावजूद भी उस ज़मीन पर जो है, उस भूमि पर उसका जो अधिकार होगा वो बना रहेगा। ये है धारा नंबर 16 में जिक्र, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम लोग धारा देखते हैं, वो है 17। इसमें क्या है, तो इसमें ये बताया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा 17 में क्या है, तो आप इसको जो है याद रख सकते हैं। डायरेक्ट जो है यहाँ से आप याद करते चलिए। धारा नंबर 16 में क्या जिक्र है, धारा नंबर 17 में क्या जिक्र है। तो देखिए 17 में क्या है, बंदोबस्त रैयत की परिभाषा को बताया गया। ठीक है, यानी बंदोबस्त रैयत की जो परिभाषा है उसका जो है यहाँ पे जिक्र किया गया। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या है, प्रावधान है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि वह व्यक्ति, जैसे परिभाषा के अंतर्गत इसमें क्या बताया गया, तो ध्यान रखिएगा कि वह व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से, मतलब ये जो अधिनियम प्रारंभ हुआ, प्रारंभ से पहले या फिर बाद में, ठीक है, कोई भी भूमि पर जो है वो रैयत के रूप में यदि उसको धारण किया हुआ है, ठीक है, तो उसे जो है 12 वर्ष, यहाँ पर भी वही है कि 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी उस गांव में जो है, उस ग्राम का जो बंदोबस्त है वो उसी रैयत को ही वही उसी रैयत का ही ये समझा जाएगा। ठीक है, तो बंदोबस्त रैयत की परिभाषा क्या है कि यदि कोई रैयत पिछले 12 साल से यदि कृषि कार्य नहीं किया है और वह जो है किसी दूसरे की भूमि को जो है वो रैयत के रूप में लिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि 12 साल वो कृषि कार्य नहीं किया तो उसको जो है यहाँ से समाप्त कर दिया जाए, जबकि वैसा नहीं प्रावधान है। प्रावधान ये है कि 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी उस ग्राम की जो बंदोबस्ती है वही रैयत के पास होगा। ठीक है, तो ये बंदोबस्त का पहला परिभाषा हुआ। इसी में देखिए क्या जिक्र है, इसी में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति, ध्यान से केवल सुनते जाइए, हम जो भी पॉइंट बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति जब तक रैयत के रूप में भूमि धारण किया हुआ हो, ठीक है, तो वह जो रैयत की जो अवधि है के 3 वर्ष के पश्चात तक ग्राम का जो बंदोबस्ती है वो रैयत का ही समझा जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब उसका टाइम ख़त्म हो चुका है तो टाइम ख़त्म होने के 3 वर्ष एक्स्ट्रा तक के पश्चात तक जो है ग्राम की जो बंदोबस्ती है वो रैयत का ही समझा जाएगा। ठीक है, और इसमें एक प्रावधान है जो कि हम लोग धारा नंबर 74 में देखेंगे। तो उसमें क्या है कि धारा नंबर 74 में देखिएगा, यहाँ पर जिक्र किया गया है धारा नंबर 74 के बारे में। क्या बताया गया है कि यदि कोई रैयत धारा नंबर 74 के अधीन या फिर उसके बाद के जरिए भूमि का जो है कब्जा वापस ले लेता है, ठीक है, भूमि पर जो भी कब्जा किया हुआ उसको यदि वो वापस ले लेता है, तो जमीन के 3 वर्ष से अधिक समय तक वो जो है बेकब्जा रहने के बावजूद भी वह जो क्या करेगा, बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ठीक है, मतलब कब्जा होने के 3 वर्ष के बाद तक जो है वह बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। तो ये जो है बंदोबस्त की परिभाषा के बारे में यहाँ पे हम लोग देखें। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है 16 नंबर धारा में क्या है, तो ये आपको केवल याद रखना है। ठीक है, उसके अंतर्गत यदि आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो बुक से भी आप रीड कर सकते हैं, वहाँ से क्लियर बताया गया। नेक्स्ट है धारा 17। देखिए इसमें क्या है, बंदोबस्त रैयत की परिभाषा का जो है जिक्र है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि धारा नंबर 17 में क्या है। इसी प्रकार अध्याय 4 में यदि पूछा जाए उसमें अध्याय 4 में क्या जिक्र है, तो रैयत के बारे में बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य जो धाराएं हैं उसमें क्या क्या जिक्र किया गया। तो देखिए नेक्स्ट जो धारा है वो है 18 नंबर धारा, है ना, धारा नंबर 18। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है भूमिहारों तथा मुंडारी खुटकट्टीदारों का जो बंदोबस्त रैयत होना, इसके बारे में बताया गया। देखिए इसमें क्या प्रावधान है, इसमें जो है सबसे पहले देखेंगे हम लोग भूमिहार का, जो भूमिहार लोग हैं उसके अंतर्गत क्या प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत ये है कि किसी भूमिहार परिवार का जो सदस्य है लगातार यदि वह 12 वर्ष तक, ठीक है, लगातार यदि वह 12 वर्ष तक भूमि का धारण करते आया है तो वे जो है बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ठीक है, कितना वर्ष तक, तो 12 वर्ष तक। यदि कोई भूमिहार जो है वो 12 वर्ष तक किसी भूमि का धारण करते आया है तो वे जो है वो बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। तो इसमें जो है ये ध्यान में रखना है। और क्या प्रावधान है, तो और जो है ये जैसे मुंडारी खुटकटीदार है, इसमें भी यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी गांव की ऐसी भूमि जो मुंडारी खुटकटीदार, ठीक है, मुंडारी खुटकटीदार काश्तकारी का भाग ना हो, ठीक है,
फिर भी क्या है कि ऐसे गांव के मुंडारी खुटखटीदार काश्तकारी परिवार के सभी पुरुष जो है जितने भी लोग हैं सदस्य हैं, सभी पुरुष उस गांव में लगातार 12 वर्ष तक भूमि धारण करते हों तो वो क्या कहलाएंगे, तो बंदोबस्त रैयत समझे जाएंगे। यहाँ पर भी टाइम वही है, ठीक है, कि यदि मुंडारी जो खुटखटीदार हुआ है, जो मुंडा भूमि को निर्मित किया हुआ है, उसके परिवार के कोई भी सदस्य यदि उस गांव में लगातार 12 साल तक कृषि कार्य किया है या फिर भूमि को धारण किया है तो वो जो है बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 नंबर धारा में भूंइहर और मुंडारी खुटखटीदार की जो बंदोबस्ती है उसका जो रैयत का जो होना है बंदोबस्त के अंतर्गत उसके बारे में बताया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग धारा नंबर 19 को देखते हैं। इसमें क्या बताया गया, देखिए इसमें है कि बंदोबस्त रैयतों के अधिभोगाधिकार के बारे में बताया गया। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत ये है, इसको हम लोग समझेंगे। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि वैसा व्यक्ति जो धारा नंबर 17 और धारा नंबर 18, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि धारा नंबर 17 में क्या था, धारा नंबर 17 में जो था बंदोबस्त रैयत की परिभाषा के बारे में बताया गया था, और धारा नंबर 18 जो हम लोग ये देख ही चुके हैं। तो वैसा व्यक्ति जो धारा नंबर 17 या फिर धारा नंबर 18 के अंतर्गत किसी गांव का जो बंदोबस्त रैयत हो तो उस गांव में उसके द्वारा रैयत के रूप में धारित जो भी भूमि है उसमें जो है उसका क्या रहेगा, अधिभोगाधिकार रहेगा, मतलब उस भूमि पर इसका अधिकार कायम रहेगा। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धारा नंबर 21 में। इसमें क्या बताया गया, देखिए इसके अंतर्गत ये है कि भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत के अधिकार ये बताया गया, ठीक है। भूमि के उपयोग के संबंध में जो भी अधिभोगी रैयत है उसके अधिकार को यहाँ पे बताया गया। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत ये है कि कोई भी एक रैयत है ना, कोई भी एक रैयत है जिसे भूमि के बारे में उसके जो अधिकार हों वह जो है उस भूमि का उपयोग स्थानीय रीति या फिर प्रथा के अनुरूप, ठीक है, यदि काश्तकारी कार्य जो है कर रहा है तो वह कंटिन्यू रख सकता है, ठीक है। काश्तकारी कार्य के लिए वह कर सकता है, जो भी भूमि में उपयोग वो कर रहा है तो उसको जो है कंटिन्यू रख सकता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य हो गए, तो इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए ईंटा बनाना हो गया, है ना, खपड़ों का निर्माण हो गया, पेयजल से संबंधित जो भी कार्य हैं, कुआं तालाब ये सब, कृषि कार्य हो गया, मत्स्य पालन हो गया, या कुआं खुदाई का कार्य, बांध, ये सब जो बनाने का जो कार्य है, जो भी कुटीर उद्योग के अंतर्गत जो भी आता है भवन बनाने के संदर्भ में, तो वो सभी के सभी कार्य जो है कर सकता है। उसके अंतर्गत जो है ये अधिकार प्राप्त किए गए हैं। और भी कर सकता है कि यदि कोई रैयत जो है अपनी जोत के लगान का भुगतान करता हो, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक रैयत है जो अपनी जो भूमि है उसका लगान वो दे रहा हो, भुगतान कर रहा हो, तो ऐसी जोत पर किसी भी प्रयोजन के लिए निर्मित तालाब या उससे जो भी उत्पन्न उत्पाद मान लीजिए हुआ, जो भी इनकम प्राप्त हुआ, तो उसके अंतर्गत क्या है ना कि मालिक को, भूस्वामी को 9/20, भूस्वामी जो है उसको 9/20 हिस्सा, और अपने खुद रैयत का जो हिस्सा होगा वो 11/20 होगा। ये यहाँ पे प्रावधान किया गया। मतलब कि क्या है कि टोटल जो है 20 में से 11 रैयत के पास रहेगा और जो 9 है वो किसके यहाँ चला जाएगा, तो जो भूस्वामी है ना, भूमि का जो मालिक है उसको 9 हिस्सा उसको दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत ये जो है ये सभी प्रावधान किए गए। चलिए नेक्स्ट हम लोग धारा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट धारा है 21। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये जोड़ा गया धारा है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, धारा नंबर 21 का काम है, इसमें है कि वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार के बारे में बताया गया, ठीक है। तो देखिए इसके अंतर्गत जो है हम यहाँ पे बताते हैं कुछ मेन जो पॉइंट है वो। देखिए इसमें है कि यदि कोई रैयत जिसे किसी भूमि के बारे में अधिकार प्राप्त हो, ठीक है, या फिर उस भूमि का जो लगान है वो भुगतान के रूप में यदि वह करता हो तो उसमें क्या क्या वो कर सकता है। लगान यदि वो देता है तो उसके अंतर्गत वो क्या कर सकता है। तो देखिए रैयत जो है भूमि पर कोई भी वृक्ष या फिर बांस, कोई भी वृक्ष या फिर जो है वो
बाँस को लगा सकता है, ये सभी को लगा करके उसको आसानी से वो काट भी सकता है, ठीक है, और उसको जो है ले जा सकता है। ये सभी कार्य जो है इसके अंतर्गत उसके जो भी अधिकार हैं वो ये सभी अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि जो भी मान लीजिए रैयत जो है इस भूमि में जो वृक्ष लगाया तो उसके अंतर्गत जो भी फूल हुआ या फल हुआ, तो ये फूल और फल से जो है जो भी उत्पाद प्राप्त हुए तो उसको जो है वो आराम से जो है बेच सकता है, उससे वो लाभ कमा सकता है। तो ये सभी जो है यहाँ पे जिक्र है। इसमें ये भी बताया गया है कि वो जो हम लोग धारा नंबर अभी 21 में देखें कि जो भी फल फूल या अन्य उत्पाद से जो भी आय प्राप्त हुआ तो इसमें भूस्वामी को जो है कितना हिस्सा, तो भूस्वामी को 9 है ना, 20 में से 9 हिस्सा भूस्वामी को, और जो रैयत होगा उसका जो हिस्सा होगा 11/20 होगा। मतलब 20 में से 11 रैयत को मिलेगा और 9 जो होगा वो किसको मिलेगा, तो भूस्वामी को दिया जाएगा। तो ये सभी जो है यहाँ पे वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार में जो भी अधिकार दिए गए हैं इसमें बताया गया 21 के का में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इसके का जो धारा है उसमें क्या बताया गया, तो ध्यान रखना है वृक्षों में अधिभोगी रैयत का अधिकार के बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धारा नंबर 24। देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि लगान में भुगतान हेतु रैयत की बाध्यता को बताया गया। देखिए लगान में जो है जो भी रैयत की जो भी बाध्यता है उसके बारे में बताया गया। देखिए इसमें क्या है, इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी अधिभोगी रैयत है जो अपनी जोत के लिए उचित दर से यदि लगान जो है वो देता है, ठीक है, लगान वो पे करता है, तो यहाँ पे जो है एक बाध्यता बताया गया झारखंड में कि सिंहभूम जिले के सरायकेला 2 अनुमंडल का यहाँ पे जिक्र है, ठीक है, सरायकेला यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। 2 अनुमंडल, एक है सरायकेला और दूसरा है खरसावां, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो 2 अनुमंडल कौन कौन, एक सरायकेला और एक खरसावां। तो इसमें यही बताया गया है कि सिंहभूम जिले के सरायकेला एवं खरसावां अनुमंडल के रैयत द्वारा फलों के उद्यान या फिर खलिहान, ठीक है, और या तो फिर खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों का जो है, ये दोनों जहाँ पे भी अनुमंडल है वहाँ पर जो भी रैयत के द्वारा जो भी फल फूल उद्यान ये सब उगाया गया हो उनके द्वारा, तो उसके लिए कोई लगान का जो भुगतान वो नहीं किया जा सकता है। तो ये जो वहाँ पे जिक्र किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोट के रूप में, यहाँ पे जो है नोट के रूप में दिया गया है उसको ध्यान से देखिएगा। तो बोला गया है कि अधिनियम की धारा 24, ये 24 है, अधिनियम की धारा 24 से लेकर के 36 तक लगान एवं उससे संबंधित पहलुओं के बारे में प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा अधिनियम की जो धारा 24 से लेकर के 36 तक जो है उसमें क्या जिक्र है, तो लगान एवं उससे संबंधित पहलुओं के बारे में बताया गया। तो ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो यहाँ पे जो है अध्याय 5 को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, एक सेकेंड। अध्याय 5 को हम लोग देखेंगे कि अध्याय 5 में जो है वो क्या जिक्र है। तो जैसा कि हम लोग अध्याय 5 में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अध्याय डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अध्याय 5 में क्या बताया गया। तो अध्याय 5 में जो है बेसिकली खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में डिफाइन किया गया। खूंटकट्टी प्राप्त अधिकार जो रैयत हैं उसके बारे में बताया गया। तो इसके अंतर्गत एक धारा को केवल याद रखना है, धारा नंबर 37। इसमें क्या बताया गया, तो देखिए धारा नंबर जो 37 है इसमें खूंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट बता देते हैं, जैसे इसमें क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे किया गया। देखिए इसमें यह है कि यदि कोई रैयत के द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ से, है ना, जो अधिनियम ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसके प्रारंभ के 20 वर्ष से, टाइम यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 20 वर्ष से अधिक या 20 वर्ष से अधिक की पूर्व की जो भूमि है कि काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है।
मतलब कि ये जो अधिनियम जब लागू हुआ है उससे 20 वर्ष अधिक से कोई भी भूमि की काश्तकारी सृजित की गई हो तो उसकी जो लगान है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, ये प्रावधान है। ठीक है। और यदि भूमि के लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश यदि पारित किया गया हो तो लगान में वृद्धि उसी गांव के समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत पर लगाए गए लगान के आधे से अधिक नहीं होंगे। ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी वहाँ पे आदेश पारित हुआ है लगान वृद्धि से संबंधित, तो उसमें क्या है कि उसमें एक शर्त है कि लगान में वृद्धि उसी गांव के समरूप, है ना, जो गांव में लगान की वृद्धि का आदेश मिला है उसी गांव के समरूप भूमि के अधिभोगी रैयत पर लगाए गए लगान के आदेश से अधिक नहीं होगा। तो ये जो है यहाँ पे प्रावधान किया गया धारा नंबर 37 में। डायरेक्ट आप याद रखिएगा धारा नंबर 37 में क्या है, तो खुटकटी अधिकार प्राप्त रैयत, इसके बारे में बताया गया। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट धारा की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट अध्याय हम लोग देखेंगे। अध्याय जो 5 है उसमें बस यही था। ठीक है। अध्याय 6 में देखिए क्या बताया गया। तो अध्याय 6 जो है आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें अनाधिभोगी रैयत के बारे में बताया गया। अनाधिभोगी रैयत, अध्याय 6 में क्या जिक्र है, अनाधिभोगी रैयत। इसमें जो धारा है उसमें हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट धारा है वो केवल देखेंगे, क्योंकि सभी धाराओं को आप याद नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो है एक धारा आता है 38। इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया है कि अनाधिभोगी रैयत का जो प्रारंभिक लगान है, ठीक है, और उसका जो पट्टा है उसके बारे में जिक्र किया गया। ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि अनाधिभोगी रैयत की जो भूमि है उसका जो लगान है, ठीक है, और उसका जो भूस्वामी है मतलब भूमि का जो मालिक है उसके बीच में करार के बारे में यहाँ पर करार के आधार पर जो है यह तय किया गया। कौन कौन, तो एक हो गया, ठीक है, जिसका भूमि है वो, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं भूस्वामी, और जो रैयत के रूप में जो कार्य को कर रहा है ना, रैयत के रूप में जो भी कार्य को कर रहा है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि रैयत की भूमि ये, ठीक है, जो रैयत के रूप में कार्य कर रहा है, और ये भूस्वामी, इन दोनों के बीच में एक करार के आधार पर यह जो है तय किया जाएगा कि उसमें कितना प्रारंभिक लगान होगा और उसके अंतर्गत कितना पट्टा जो है वो दिया जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे बताया गया। तो आप केवल याद रखिएगा 38 नंबर जो धारा है उसमें क्या है, तो अनाधिभोगी रैयत का प्रारंभिक लगान और पट्टा के बारे में जिक्र किया गया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग धारा देखते हैं, इम्पोर्टेंट धारा, वो है 41। इसके पीछे जैसे 39, 40 ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को याद रखना है, पक्का जो है क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए देखिए 41 में क्या है, अनाधिभोगी रैयत की बेदखली का आधार, मतलब बेदखल करने का जैसे कोई भी रैयत है उसको हम लोग किस आधार पर बेदखल कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसमें ये बताया गया कि यदि कोई भी एक रैयत जो है कब उसको बेदखल किया जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में यदि वह रैयत असफल है, असमर्थ रहा हो, तो उसको क्या किया जाएगा, बेदखल किया जाएगा। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये 3rd वर्ष अभी चल रहा है, कृषि कार्य का जो है वो तीसरा जो है साल यहाँ पे यदि चल रहा है, तो तीसरा साल चल रहा है और वो 90 दिन के अंदर जो है 90 दिन के अंदर पिछले जो पहला हो गया और दूसरा, इन दोनों वर्षों का यदि वो लगान देने में यदि वो असमर्थ है, ठीक है, नहीं दे पा रहा है, तब क्या है कि उसको जो है बेदखल किया जा सकता है। तो ये हो गया पहला, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इसी प्रकार से इसमें ये बताया गया है कि जोत भूमि का अनुपयुक्त प्रयोग, है ना, प्रयोग जिसके कारण भूमि का जो है मूल्य ह्रास हुआ हो। ठीक है। मतलब कि मान लीजिए उसका जो भूमि का जो प्रयोग है वो गलत तरीके से हो रहा है ना, गलत प्रयोग यदि भूमि का वो कर रहा है, गलत प्रयोग किसी
दूसरे तरीके से भूमि का प्रयोग वो कर रहा है और भूमि का जो मूल्य है उसमें यदि ह्रास हो रहा है, भूमि का मूल्य में यदि ह्रास हो रहा है या फिर इसे जो है काश्तकारी प्रयोग के अनुपयुक्त बना देता हो, तो वैसे कंडीशन में, वैसे आधार पर उसको जो है उस रैयत को बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब भूमि का गलत प्रयोग नहीं करना, ये है। और भी उसमें प्रावधान है, क्या क्या, तो देखिए, यदि रैयत अपने और भूस्वामी के बीच संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो, ठीक है, इसमें क्या है कि एक तो रैयत हो गया, ठीक है, मतलब जो कृषि कार्य कर रहा हो, और एक है भूस्वामी, भूस्वामी मतलब कि जिसका वो जमीन है। तो इन दोनों के बीच में जो भी संविदा का कार्य हुआ है, दोनों के बीच में जो भी करार किए गए हैं, और इसमें यदि किसी प्रकार का उल्लंघन हो रहा है तो भी उसको जो है इस आधार पर बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ और जिक्र है कि यदि रजिस्ट्रीकृत पट्टे की अवधि समाप्त हो गई, मान लीजिए कि उसमें जो है रजिस्ट्रेशन जो कराना रहता है, तो रजिस्ट्रेशन की जो अवधि है वो यदि समाप्त हो गया है, तब क्या होगा, तो उसको बेदखल करने का प्रावधान किया गया है। तो ये सभी पॉइंट याद रखना है। साथ ही एक और पॉइंट है कि रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से यदि इनकार कर दिया हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि लिखेंगे हम लोग, मेन पॉइंट केवल हम बता रहे हैं, लगान का भुगतान करने से यदि इनकार कर दिया हो, करने से इनकार यदि वो कर दिया है, तो इस कंडीशन में भी उसको बेदखल किया जा सकता है। तो आज हम लोग जो है बेसिकली जो भी इम्पोर्टेंट धाराएं थे उसको हम लोग देखें। आज हम कौन कौन से अध्याय को देखें, तो अध्याय 4 को हम लोग देखें, ठीक है, जो कि हम बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखें, पहला जो अध्याय था वो था अध्याय 4, जिसमें रैयत के बारे में बताया गया था। उसमें जो भी महत्वपूर्ण धारा था उसको हम लोग देखें, ठीक है। इसी प्रकार अध्याय 5 को हम लोग देखें। देखिए, अध्याय 5 को हम लोग देख चुके हैं, इसमें खुदकटीदार अधिकार प्राप्त रैयत के बारे में समझें। अध्याय 6 को देखें, इसमें अनाधिभोगी रैयत के बारे में देखें। तो ये 3 अध्याय को आज हम लोग कवर किए। तो इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण जो धाराएं थे उसको भी हम लोग देखते चलें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी जो हम पॉइंट बताए हैं ये सभी आप सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी जो पॉइंट हम बताएं वो समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कहीं भी किसी तरह से डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इससे आगे जो भी अध्याय जो दिए गए हैं, नेक्स्ट अध्याय उसको हम लोग देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।